गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। अच्छा, पिछली इंट्रोडक्टिव क्लास में कुछ सीखा आप लोगों ने? कुछ समझ में आया? हम्म आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पिछली क्लास में कुछ सीखा आपने? जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कंपनी वगैरह का, तो कंपनी के बारे में कुछ आइडिया लगा आपको? क्या करती है कंपनी? आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे लिखेंगे उसको? बोलिए सर बच्चों। पिछली क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, प्लीज एक बार ओवरव्यू दे दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इंट्रोडक्टरी क्लास सुनी नहीं आपने? सर वो वाली ज्वाइन नहीं हो आपके पाई थी। पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ओके क्योंकि सर। वो दूसरे सर ने लिया था। मुझे आइडिया नहीं है उन्होंने क्या आपको सिखाया है, इंट्रोडक्शन कैसे क्या क्या हुआ है। तो वो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आपके उससे पोर्टल पे पड़ा होगा। पोर्टल ओपन किया आप लोगों ने? सर अभी नहीं, लेकिन ले लेंगे सर, वीडियो ले लेंगे, वहां से पोर्टल देख दिया लेंगे। गया है इन लोगों को? सबके पास है? तो सबके पास पोर्टल पे रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। समझना इसलिए बहुत जरूरी है इसको कि ये केवल एक सर्टिफिकेट ही नहीं ले रहे हैं आप इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानने का मौका मिल रहा है आपको। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस कंपनी से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कंपनी क्या करती है, कहाँ कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया होगा। तो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन वीक होगा तो आपको पूरी चीजें, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए, सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कुछ ऐसे बेसिक ज्ञान मिले जो आपको पूरी लाइफ काम आए। और इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री के कल्चर, तौर तरीके भी अच्छी तरीके से जान सकें। चाहे आप अपना आगे चल के खुद का व्यवसाय करें, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप नौकरी करें, सब जगह ये काम आएगा। ये जो रिपोर्ट आप बनाएंगे, और ये रिपोर्ट अगर आप बार बार पलटेंगे तो बार बार आपको नई चीजों का ज्ञान होता रहेगा। इसलिए इंट्रोडक्शन लेवल पे आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है। हर इंडस्ट्री का कल्चर ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, तो जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें ये सब चीजें निश्चित बताई गई हैं। इसलिए उसको, वीडियो को दोबारा एक बार और देखिएगा आप। ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर, ओके ओके सर। सर। आज हम आपको बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसे एसोसिएट रहते हैं। हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, हम कोई दुकान चला रहे हैं, हम कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं। सब जगह एक चीज बहुत कॉमन होती है कि एक समूह के साथ काम होता है। अलग अलग विधा के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा कॉमन चीज होती है कि एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ऐसा ना हो तो कभी भी आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक ही आदमी है, वही सब कुछ करता है। यानी इतने सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो अकेले हैंडल कर रहा है। जैसा आपने छोटे ट्रेड हाउस में देखा हो, जिसको दुकान बोलते हैं, जैसे आपने स्टॉकिस्ट के यहाँ देखा होगा, आप किसी सप्लायर के यहाँ देखा होगा, तो वहां अकेला आदमी लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट को अपने आप में समाहित किए हुए है, अकेले काम कर रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो अलग अलग काम करते हैं। सपोज करिए एक व्यक्ति है, इसको एक काम दिया गया, एक वर्क दिया गया कि आप इस वर्क को करिए। अब ये वर्क, जब जितना इसको एरिया दिया गया, इतना एरिया का काम आपको करना है, परंतु उसके बावजूद भी वो वर्क कंप्लीट नहीं होगा। और हमारी जो
सेल होगी, हमारा जो रिजल्ट होगा वो एंड पॉइंट पे होगा। तो इसने अपना काम करके आगे बढ़ा दिया बी को। अब बी काम करेगा किसके आगे का, बी ने सी को बढ़ाया, सी ने डी को बढ़ाया, और डी के बाद एंड पॉइंट पे आ गया। यानी एक साथ 4 लोगों का एसोसिएशन हुआ। काम एक है, वर्क एक ही है, ये जो वर्क हुआ वो एक है, और इस पे काम किया 4 लोगों ने। अगर इनमें से किसी का एसोसिएशन टूट जाए, सपोज करिए ए ने अपना काम नहीं किया ठीक से, या सी ने अपना काम नहीं किया, तो डी एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचेगा। ये एसोसिएशन होना इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कोई काम करने चलते हैं, तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि हम काम क्या करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए काम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। काम जो भी हम करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसको हम प्लानिंग एंड पॉलिसी के तहत डिफाइन करते हैं। कि हम सपोज करिए एक हम प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री लगाने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है, कहाँ ये हम बेचेंगे। हम बना तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ, और ये किस किस एरिया तक लेके जा सकते हैं हम, किस एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है। पाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से पाइप की रिक्वायरमेंट कहाँ है, ये एक हम प्लानिंग करते हैं पूरा। यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी है। इसीलिए हमने कहा कि जब आप एक बना लेंगे तो आप अनेकों बना सकते हैं। आपका मस्तिष्क उस हिसाब से सोचने लगेगा कि हम अब क्या करें। या कभी आप नौकरी में जाते हैं तब भी ये चीजें काम आएंगी, या जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन रिसोर्स के एरिया में काम करने जा रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, सुनने में तो ये लगता है कि हम मैन पावर की हायरिंग करेंगे, बट हायरिंग हम करेंगे कहाँ, किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वहां पे क्या काम होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो ये सारी चीजें हम पहले अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रथम भाग में, सबसे पहली जरूरत होती है कि हमें प्लानिंग अच्छी तरीके से करनी चाहिए। कि हमारी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, और प्लानिंग में 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है रिसीविंग और दूसरा है इशू। यानी इनपुट कहां से आएगा और आउटपुट कहां जाएगा, ये 2 चीजें हमें जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब इनपुट क्या है और इशू क्या है, हम क्या रिसीव करेंगे और क्या बेचेंगे, इन दोनों के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी जुटानी पड़ेगी। हम जो मटेरियल बनाएंगे, जैसे हमने कहा कि पाइप की फैक्ट्री हम डाल रहे हैं, या हम पाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कौन से पाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कौन सी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, किस किस एरिया में होगा, पहले उसकी जानकारी हम यहाँ इकट्ठा करेंगे। फिर दूसरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, पहली जानकारी ये करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास निकासी नहीं होगी हम परचेज करके कुछ नहीं कर सकेंगे। हम मटेरियल बना लें, हम मटेरियल स्टोर कर लें, लेकिन हमें बेचना नहीं आता। हेलो सर, आपकी यस, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आवाज क्लियर नहीं है, जी सर। अब हुई क्लियर? हाँ सर, अब क्लियर है। गुड बेटा, थैंक यू। हम मटेरियल स्टोर तो कर लिए, मटेरियल हमने जी बना सर। भी लिया, लेकिन उसका हमें स्कोप पता ही नहीं है कि हम इसे कहाँ बेचें, किसको सप्लाई जी दें। सर। तो हमारा सब मटेरियल बेकार हो गया, हमारी प्रोबेबिलिटी डाउन हो गई। तो हमें जी सर। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये देखना पड़ेगा कि हम इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है, इस मटेरियल को बनाने के लिए या सप्लाई देने के लिए, जी बच्चे,
आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, सिर्फ सर का माइक खुला रहने दीजिए। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये मटेरियल मिलेगा कहाँ, मार्केट में इसकी सप्लाई कहाँ से होती है। क्योंकि मार्केट में जब भी हम स्टोर करते हैं कोई चीज ट्रेडिंग के लिए, तो उसका मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं है, वो आपके थ्रू मार्केट कर रहा है। या आप निर्माण करेंगे तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, और वो मटेरियल कहाँ मिलता है, और किस रेट में मिलता है, इसकी क्वालिटी क्या है, आपको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए। एक तो प्लानिंग का ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि ये क्या चीज कैसे होगी। जी सर। दूसरा पॉइंट ये इसमें ये होता है कि हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है। पॉलिसी ये बनानी पड़ती है कि हमको इस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, हमें मैन पावर कितनी चाहिए, हमें जगह कितनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, क्या लोड होना चाहिए, हमें फैक्ट्री के लिए क्या क्या अपने रिसोर्सेज चाहिए, कितना हमको स्टोर एरिया चाहिए, कितना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना चाहिए, उसके लिए किस तरह के इंजीनियर चाहिए, किस तरह के सेल्समैन चाहिए, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। ये सारा हम प्लानिंग और पॉलिसी के तहत एक प्रोग्राम में डिजाइन करते हैं। जब तक किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये पार्ट नहीं होगा, तब तक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही आउटपुट कभी नहीं देगी। किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले पॉलिसी का डिजाइन करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग और पॉलिसी हमारी जितनी स्ट्रांग होगी, हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले हम मार्केट सर्च करें, मार्केट का स्कोप निकालें कि मार्केट में डिमांड कहाँ कहाँ है, कितनी आसानी से हम इसकी सप्लाई दे सकते हैं, और इसके लिए हमको रॉ मटेरियल या मटेरियल कहाँ मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का अच्छे दामों में। अच्छे दामों से मतलब है कि जिसमें हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकल सके और कम से कम इंफ्रा पे खर्चा हो। ठीक है, तो हमें ये प्लानिंग पॉलिसी के तहत डिजाइन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होता है कि ये करने के बाद Sir, sorry to interrupt you. This is Vijay, this side. प्लीज विजय टेल मी। आया था मैं आपसे ऑफिस में एज अ डायरेक्टर ऑफ डीपी समझ वर्मा गया डिग्री विजय, कॉलेज, बताइए, मैं जान गया, बताइए। स्टूडेंट से मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ने अभी जो भी प्लानिंग एंड पॉलिसीज के बारे में बताया, आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि देखिए, सर तो पढ़ा रहे हैं, जब तक ये सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा, ना तो सर को मजा आएगा पढ़ाने में, ना आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल कुछ सही बात। क्वेश्चनिंग हो आप पूछिए, क्योंकि देखिए ये आपका इंटर्नशिप है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल इसी बेसिस पे ही बनेगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए। ओके बच्चों सर। समझ रहे हो आप? देखिए जी आपके सर। जो टीचर हैं, जो आपके फैकल्टी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जितना अच्छा पूछेंगे, और ये उम्र होती है आप लोगों के पूछने की, इंटरेक्शन आपका तभी बढ़ेगा जब आप खूब अच्छे से पूछेंगे, और आपको तभी समझ में आएगा और मजा आएगा। ये भी बता दूं आपको, क्योंकि हर किसी के लिए एकदम नई चीज है। जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे लाइफ में, वो हम बता रहे हैं आपको। कैसे जरूरत है बाजार में उसकी, वो हम बता रहे हैं। कैसे आपकी फ्यूचर में काम आएगी, और इसको अभी आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उतारना है। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आप कहीं से कॉपी करके दे सकते हो, 100 200 400 रुपए किसी भी जाओगे, वो फोटोकॉपी करके दे देगा, और आप लगा भी दोगे, पास भी हो जाओगे। लेकिन जी सर। लेकिन आप अगर अभी से पढ़े रहोगे इसको अच्छी तरीके से, तो फ्यूचर में आपके बड़ा काम आएगा ये। और वो तभी संभव है जब आप रेगुलर हमसे क्वेश्चन करोगे। हम भी समझेंगे कि आप पढ़ रहे हो, हम केवल कथा नहीं सुन रहे हो कि हमने बता दिया और हो गया।
तो विजय जी ने अभी जो आपसे बात कही है वो बिल्कुल 100% सही बात कही है कि आप इसको अच्छी तरीके से लाइव सेशन बनाइए और अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछिए। तो क्या आप लोगों ने इसका मतलब समझा? इन आउट का मतलब समझाया आप लोगों ने? बोलिए, इन आउट का मतलब क्या हुआ? देखिए, हम एक बार आपको और बताते हैं। आउट का मतलब हुआ कि जो मटेरियल हम बेचेंगे, सेल करेंगे, वो कहाँ सेल करेंगे उसका स्कोप पहले ढूंढना बहुत जरूरी होता है कि वो उसका कहाँ, किस एरिया में स्कोप है, कहाँ कहाँ स्कोप है। जैसे सपोज करिए कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, किसने बनारस, सीतापुर, तमाम जगह के लड़के जुड़े हुए हैं, तो सपोज करिए सीतापुर एक एग्रीकल्चरल एरिया है, वहां पे पाइप की बड़ी सप्लाई होती है, किसान को सिंचाई करने के लिए पाइप चाहिए, लेकिन अलग अलग किसान को अलग अलग साइज के पाइप चाहिए, अलग अलग क्वालिटी के पाइप चाहिए। तो उस पे आपको प्रॉपर एक सर्वे करना पड़ेगा, उसका स्कोप निकालना पड़ेगा कि यहाँ जरूरत है। ये आप जब रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, तो आपको एक चीज मालूम चल गई कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है। अब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, मटेरियल भी दो फॉर्म में चाहिए। पहला फॉर्म है कि क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं, और दूसरा क्या आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर का मतलब आपको पता है क्या होता है? बोलिए बच्चों। अच्छा, मैन्युफैक्चरर वो होता है जो निर्माण करता है, खुद बनाता है, और ट्रेडर वो होता है जो किसी निर्माता से खरीद के उसी अवस्था में बेच देता है। ठीक है, ये नोट करते रहिए आप लोग, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या अंतर होता है। सपोज करिए आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर, तो एक लाइन का आंसर है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं दे पाते। जी सर। तो मैन्युफैक्चरर वो होता है जो बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, निर्माण करता है, और ट्रेडर वो होता है जो किसी से माल खरीद करके उसी अवस्था में बेचता है, उसी अवस्था। हाँ, मतलब उसमें वो कुछ अपना रद्दोबदल नहीं कर सकता है कि जैसा पाइप उसने खरीदा वैसा ही पाइप वो बेचेगा, लेकिन निर्माता क्या करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देता है। अब दोनों को मटेरियल खरीदना पड़ता है, ये फिनिश गुड खरीदता है, ये हमेशा फिनिश गुड खरीदता है, और ये अनफिनिश गुड खरीदता है रॉ मटेरियल फॉर्म में। ठीक है, ये रॉ मटेरियल फॉर्म में खरीदता है, ये निर्माण करके बेचता है। बता दीजिए। अब अगर ये बहुत बड़ा निर्माता है, हाई इंडस्ट्री है, तो ये ट्रेडर को पकड़ता है, और अगर ये छोटा मैन्युफैक्चरर है तो डायरेक्ट मार्केट को दे देता है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट दोनों का जो तरीका है काम करने का वो एक ही होगा। स्कोप दोनों के पास होना चाहिए। यदि स्कोप पे उसने काम नहीं किया है तो चाहे जितना अच्छा यहाँ काम कर ले, यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलता। इसके लिए पॉलिसी और प्लानिंग हमको पहले ही डिजाइन करना पड़ता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन की बात करी कल कि इंट्रोडक्शन जानिए कंपनी क्या करती है, तो इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आप किस सब्जेक्ट पे इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। ये सारे इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं कि आपने एक पाइप लिया, पाइप का निर्माण करने का सोचा या पाइप की ट्रेनिंग करने का सोचा, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए आप। यहां तक क्लियर हुआ आपको? जी सर। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। अगर हम पूछे, हाँ, अगर हम पूछे इन आउट का मतलब आप समझ गए? जी सर। जी सर। यस अच्छा, आउट क्या है और इन क्या है? इन में क्या हम देख रहे हैं? जब हम वर्क इनमें हम देख रहे हैं, जब हम वर्क स्कोप डिजाइन कर रहे हैं तो हम इनमें क्या देख रहे हैं और आउट में क्या देख रहे हैं? में जो मटेरियल हम बेचेंगे वो हम कहाँ
सर कहाँ इसका स्कोप है ये ढूंढना है सर। ओके, और इनमें इनमें क्या देख रहे हैं? सर इनमें सर भूल गए, फिर से बता दीजिए सर। अरे सर इनमें हम कहाँ से क्या खरीद रहे हैं ये देखना है हमको। सब लोग नोट करते रहो, देखो जो हम, हालांकि ये वीडियो आपके पास रहेगा, कि ये मत सोचो कि भूल जाने से काम थोड़ी चलेगा। इसका ये तरीका है कि इसको बार बार वीडियो को देखो, पढ़ो और हमसे जी पूछो। सर। और इनमें हम यही देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट आएगा वो कहाँ कहाँ है, उसका मार्केट कहाँ है। देखिए, किसान को तो नहीं पता है ना कि ये मटेरियल दिल्ली में मिलता है, किसान को नहीं पता है कि ये जी मटेरियल सर। मुंबई में मिलता है। लेकिन जब हम कारोबार, एक जी किसान सर। अपनी विधा का मास्टर है। या जी कोई सर। मकान बनवा रहा है तो मकान बनाने वाला अपनी विधा का मास्टर है, बट उसको बनाने के लिए जी भी सर। तो पाइप चाहिए। घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करानी जी है सर। तो उसके लिए तो पाइप बनाने के लिए फैक्ट्री तो लगाएगा नहीं, ना ही दुकान खोलेगा, जी तो वो किसी से मांगेगा। तो वो जी सर। स्कोप आपको पता है कि ये कहाँ कहाँ मटेरियल हम सप्लाई दे सकते हैं, बट इस मटेरियल को सप्लाई देने के लिए हम कहाँ से रिसीव करेंगे। यानी जो हमारे पास आएगा, मैं एक सेंट्रल पॉइंट हूं, इधर आउटपुट है और इधर इनपुट है, इधर से आ रहा है, इधर सप्लाई हो रही है, राइट। कंज्यूम यहाँ हो रहा है और रिसीव यहाँ हो रहा है, मैं एक सेंट्रल पॉइंट हूं। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक, अब क्लियर हुआ? यस। ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जब हम प्लानिंग पॉलिसी बना रहे होते हैं तो हमको दो पार्ट में काम करना पड़ता है। पहला है इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपना इंफ्रा डिजाइन कर रहे होते हैं कि इस मटेरियल को करने के लिए हमें नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए जो हमको मार्केट की सर्वे रिपोर्ट करके दे सके एक्चुअल जेन्युइन तरीके से। दूसरा, उनको जिसको हम ये काम सौंपेंगे उनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको कितना अनुभव होना चाहिए। सपोज करिए वो पाइप की सप्लाई के लिए गए कहीं और रद्दी क्वालिटी का मटेरियल ला करके हमको दे दिए कोटेशन, हमने आगे जब मार्केट में बेचना चाहा तो सब फेल हो गया, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना, हमें किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एचआर का काम चालू हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रखा है, हमें ह्यूमन रिसोर्स को बताना पड़ेगा कि मर्द को इस कैलिबर का आदमी चाहिए, उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए, उसके पास ये अनुभव होना चाहिए, उसके पास काम करके इसको टेस्ट करने का भी अनुभव हो तो बहुत अच्छा है। ये सारी चीज करके ये इनपुट वाले को देना पड़ेगा। और इधर सेम चीज हमको प्लानिंग में करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो सेल्स के लोग हों वो कैसे लोग होने चाहिए, यहाँ ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले वर्क स्कोप, उस वर्क स्कोप के पैरेलल कितने लोग, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसका पता होना चाहिए। ये और इन सबके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा आउटपुट कितने समय में निकल आएगा। ये किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले यही चीज जानना बहुत जरूरी होता है। आप लोग अभी बच्चे हो, आगे आप लोगों को बहुत पढ़ाई करनी है, आगे जाना है। अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होगे तो निश्चित तौर से अकाउंट फील्ड में जाओगे। अकाउंट फील्ड में इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर अकाउंटिंग अच्छी जानकारी करनी है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप कराने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चा किताब तो पढ़ ही रहा है, डिग्री तो उसे मिल ही रही है, डिग्री के साथ साथ उसको बेसिक चीजों का भी व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस समय आप व्यवहारिक ज्ञान पे बात कर रहे हैं कि चीजें एक्चुअली काम कैसे करती हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है,
इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमने पहले सबसे पहले बताया था कि इतने सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक का एसोसिएशन टूटा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए प्लानिंग पॉलिसी जितनी स्ट्रांग बनेगी हमारी, हम उसी पे चलेंगे। इंडस्ट्री में एक चीज बहुत मायने रखती है, आप लोग अच्छी तरह से जानिए कि हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कुछ बोल रही है, जैसी डिजाइन की गई है, एक तरीके से वो ड्राइंग होती है पूरी। जैसे हम मकान बनवाते हैं और आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनवाते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं कि हमारा मकान ऐसे ऐसे बना दो, तो वो एक ड्राइंग बना के देता है और मिस्त्री उसी हिसाब से उसकी बनावट करता है। ठीक व्यापार में भी वही चीज लागू होती है कि जैसी हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसी आधार पर जब हम काम करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमें मालूम था कि हमने 100 रुपए की चीज खरीदी थी और ये 500 रुपए में बेचना था। अब 400 में से हमें 200 रुपए एक्सपेंस करने थे और हमारा 200 रुपए मार्जिन था। तो ये किस स्टेज पे गलती हो रही है, ये तुरंत पकड़ में आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सब कुछ हम हवा में करते रहेंगे, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास उसको पकड़ने की गुंजाइश नहीं है, तो गलती की किसने? ए ने की कि बी ने की कि सी ने की कि डी ने की या एंड पॉइंट पे हुई, ये गलती कभी पकड़ में नहीं आएगी और धीरे धीरे बिजनेस लॉस की तरफ चला जाएगा और पूरा सिस्टम हमारा ध्वस्त हो जाएगा। मेरा इन्वेस्टमेंट पानी हो जाएगा। हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया और कुछ दिन बाद वो 0 वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए हम जब भी कोई चीज डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्लानिंग एंड पॉलिसी लेवल पे। प्लानिंग एंड पॉलिसी लेवल हमारी जितनी अच्छी बनी होगी, वो हमारे हमेशा काम आएगी। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। बोलो, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ या किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, क्लियर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट आता है टाइम ऑफिस सिक्योरिटी। देखिए, एक डिपार्टमेंट हमारा था जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा है, जो सीधे मैनेजमेंट के अंडर में था, वो था पॉलिसी एंड प्लानिंग। प्लानिंग एंड पॉलिसी ने एक डॉक्यूमेंट डिजाइन किया, एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया, एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हमारे पास कितने होंगे और वो कैसे आपस में काम करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहेंगे। तो सबसे पहले चालू होता है, वो होता है सिक्योरिटी एंड टाइम ऑफिस। सिक्योरिटी टाइम ऑफिस क्या होता है बच्चों, ये जानिए आप। सिक्योरिटी टाइम ऑफिस क्या होता है कि जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज के गेट में देखा होगा एक छोटा सा कमरा बना होगा जिसमें गार्ड बैठता है कि नहीं आपके कॉलेज में? हाँ जी बोलिए, सर, है ना? तो जब आप विद्यालय आते होंगे तो आपको आने देता होगा, लेकिन विद्यालय में कोई बाहर का आदमी व्यक्ति आएगा जिसको वो नहीं जानता है, तो उसे वहीं पे रोक देता होगा, उसकी पूरी जांच करता होगा, उसकी डिटेल्स लेता होगा, उसको किससे मिलना है, क्यों मिलना है, वो रजिस्टर में नोट करता होगा, परमिशन आगे से लेता होगा, तब उसको अलाउ करता होगा। इसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा क्या जरूरत थी? बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? बोलो बच्चों, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम पॉलिसी प्लानिंग बना रहे थे तो हमने सिक्योरिटी के लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई थी कि सिक्योरिटी या टाइम ऑफिस कैसे काम करेगा। क्योंकि आप एक कॉलेज में इतनी सिक्योरिटी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, सब बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, या जहां पे सीधे रेवेन्यू इन्वॉल्व होती है, इंडस्ट्री में रेवेन्यू का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सामान तमाम पड़ा है, कोई गया उठा के बेच आया, इंडस्ट्री में कोई गया बम रखाया, मारपीट कराया, झगड़ा फसाद कराया, कोई अराजक सामान रखाया,
तो जिसका परिसर है वो जिम्मेदार होगा। या कोई आदमी कुछ चुरा करके लेके चला गया, चेक नहीं हुआ गेट पे, तो इसलिए सिक्योरिटी का भी एक पॉलिसी बनाई गई थी। एडमिन डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहलाता है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसने उसके लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई। तो हर इंडस्ट्री में एक बहुत बढ़िया टाइम ऑफिस बनाया जाता है, उसको सिक्योरिटी ऑफिस का भी नाम दिया जाता है। कुछ लोग सिक्योरिटी ऑफिस कहते हैं, कुछ लोग टाइम ऑफिस कहते हैं। और इस ऑफिस में बैठने वाले लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, शायद आपको ये ना पता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गार्ड होते हैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड तो वो होता है जो डंडा लेके खड़ा है बाहर, कभी कभी गन वगैरह भी लेके खड़ा रहता है, लेकिन उसको कैसे काम करना है, ये उसकी गवर्निंग कैसे होगी, ये काम टाइम ऑफिस के जो सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, सिक्योरिटी सेक्शन के जो सीनियर लोग बैठे हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत अच्छे माइंड की जरूरत होती है, एक अच्छे डिसीजन मेकर की जरूरत होती है। सिक्योरिटी गार्ड आमतौर से ग्रेजुएट होता है या इंटरमीडिएट होता है, कई बार 10th पास होता है, कई बार 8th पास होता है, वो डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। वो जो भी डिसीजन लेगा वो ऐसे ही लेगा तुक्का मार करके। बट जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे तुक्केबाजी नहीं चलती, वहां पे आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए कि क्या निर्णय लेना है। सपोज करिए कि आपके यहाँ गवर्नमेंट की कोई टीम आ गई, अब आपको उसको हैंडल करना है, आप गेट पे ही मारपीट कर लिए तो पूरी फैक्ट्री तुरंत सीज कर देगा वो। तो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मोटी बुद्धि का आदमी है, वो मारपीट कर लेगा। उसको गवर्न करने के लिए पीछे टीम बैठी है कि कौन सा आदमी आ रहा है, किस कैलिबर का आ रहा है, किस नेचर ऑफ सिस्टम का आदमी है, कैसे उसको गवर्न करना है, किससे मिलवाना है, कहाँ मिलवाना है, क्यों मिलवाना है। या साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी या टाइम ऑफिस का, जितना मटेरियल जिस ट्रेड में हम काम करते हैं, जो मटेरियल का मूवमेंट है इन आउट का, उस पे नजर रखने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिक्योरिटी ऑफिस की होती है। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम वर्ग की भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे एक अच्छा डिपार्टमेंट बनाया जाता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, उसका एसोसिएशन दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे है। हमने कहा हमारे यहाँ गार्ड बैठा है, उसको किसी से क्या लेना देना है, लेकिन आपको बता दें कि सिक्योरिटी ऑफिस का एसोसिएशन सभी डिपार्टमेंट के साथ है। और अगर सिक्योरिटी चूक जाए, ये सारे डिपार्टमेंट टूट जाएंगे तुरंत तुरंत। क्योंकि सपोज करिए प्रोडक्शन हाउस एक डिपार्टमेंट है जहां आपका निर्माण होता है, वहां पे प्रोडक्शन के लोग ही जा सकते हैं। एक व्यक्ति आया जिसको कोई नहीं जानता था, इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं था, वो आपका कंपटीटर था या आपको परेशान करना चाहता था, वो सीधे प्रोडक्शन हाउस में पहुंच गया। प्रोडक्शन हाउस में जाकर के आपके रॉ मटेरियल में उसने कोई चीज मिलावट कर दी, आपका जो प्रोडक्ट निकला वो सब खराब निकल गया। आप तो बेफिक्र होकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको ये ज्ञान है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल आया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है और इससे ये मटेरियल तैयार होगा, लेकिन वो मटेरियल कभी तैयार नहीं हुआ, आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ। यानी सिक्योरिटी ऑफिस की जो ड्यूटी थी वो अगर प्रॉपर नहीं हुई तो प्रोडक्शन गड़बड़ाया, सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट गड़बड़ाया, और फाइनेंस के साथ साथ ये आपका कहां गया, फाइनेंस के साथ साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ठीक है, तो ये आप कहां चला गया, यही तो है। हाँ हाँ, ये वाला ठीक है। तो अगर आपका टाइम ऑफिस प्रॉपर काम नहीं किया तो उसका परिणाम ये आया कि चल नहीं रहा।
आप लोगों को हमारी आवाज आ हाँ रही है? सर आ रही है। सर आवाज आ रही, वीडियो नहीं आ रही है। तो वीडियो टाइम आ गया ऑफिस सर। में जो लोग सर काम करते हैं उनका काम ये होता है कि पूरी इंडस्ट्री की सिक्योरिटी, ऑल सिक्योरिटी इन इंडस्ट्री, विजिटर वेरिफिकेशन, स्टाफ वेरिफिकेशन, अटेंडेंस, मटेरियल मूवमेंट, इन सब का की जिम्मेदारी सिक्योरिटी ऑफिस की। ऑफिस में, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर उनके साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई मिसहैपनिंग होती है, उसकी भी जिम्मेदारी कौन बियर करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? वो टाइम ऑफिस या सिक्योरिटी ऑफिस की। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने अपने काम में मस्त हैं। जैसे आपके विद्यालय में टीचर आया है पढ़ाने, तो टीचर का काम है पढ़ाना, ना कि टीचर का काम ये है कि कुछ और करेगा वो, कि आपके यहाँ सफाई व्यवस्था देखे, आपके यहाँ फाइनेंस देखने लगे, एडमिशन कराने लगे। ये उसका काम नहीं है। उसका काम है पढ़ाना, और वो पढ़ा तब पाएगा जब वो रिलैक्स होगा। जी सर। यही चीज इंडस्ट्री में लागू होती है। इंडस्ट्री में अगर एक ही आदमी, वही आदमी ह्यूमन रिसोर्स का भी काम कर रहा है, वही आदमी अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था देख रहा है, तो निश्चित डिस्टर्ब रहेगा। और जी अगर वो सर। डिस्टर्ब रहेगा तो आउटपुट नहीं दे पाएगा। जी जी सर। ठीक है ना। तो अगर उसे अच्छा आउटपुट उससे लेना है, ह्यूमन रिसोर्स की जो ड्यूटी होती है ना, वो आगे आपको हम बताएंगे, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ड्यूटी होती है। वो बैकबोन होता है इंडस्ट्री का। कैसे बैकबोन होता है वो हम आपको बताएंगे। अभी आप ये जानिए कि टाइम ऑफिस की सिक्योरिटी, हर डिपार्टमेंट की सुरक्षा देना इसका काम है। यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा देना इसका काम है, पहला काम। इंडस्ट्री में जो लोग विजिट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन और उनकी सुरक्षा भी। उनकी सुरक्षा कैसे? सपोज करिए एक व्यक्ति ऑफिस में किसी से मिलने आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार ऑफिस में काम कर रहा है, एडमिन ऑफिस में कर रहा है, अकाउंट ऑफिस में कर रहा है, और उसका कोई रिश्तेदार उससे मिलने आया। तो एक इनोसेंट आदमी था, मिलने आया, गेट ने अलाउ कर दिया, अंदर चला गया। वो उसको ऑफिस में जाना था, ऑफिस की जगह वो कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच गया। वहां पे हैवी मशीनरी काम कर रही थी, बहुत हैवी हैवी टूल्स पड़े हुए थे, आयरन पड़े हुए थे, लोहा पड़ा हुआ था। अब वो उसको पता नहीं था, उसने कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लिए नहीं, और गुजर रहा है और ऊपर से कुछ गिरा, सर में चोट लगी, वो निपट गया। आया था ऑफिस में मिलने। अब वो अंदर कोई घटना घटी, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो गया कैसे वहां तक? तो ये सुरक्षा करने का काम सिक्योरिटी ऑफिस का है कि आपको जिस एरिया में कहा गया है आप उसी एरिया में जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री में ये सब खूब होता है। और अगर, हाँ बेटा सर आपकी वीडियो नहीं। बोलिए, बोलो बच्चे, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग भी कुछ हाँ। पूछते उछते रहिए भाई। सर अच्छा, तो तो ये काम सिक्योरिटी का है। दूसरा, जितना मटेरियल हमारे यहाँ इन आउट हो रहा है उसकी सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफिस की जिम्मेदारी है। स्टोर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। स्टोर इंचार्ज होता है, स्टोर मैनेजर होता है, स्टोर असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, प्यून होते हैं, तमाम तरह का स्टाफ स्टोर में काम कर रहा है। लेकिन मटेरियल जो मूवमेंट हो रहा है स्टोर से, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी की है। प्लांट में जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा और उसकी देखभाल इसकी जिम्मेदारी है। ये जब आप प्लानिंग और पॉलिसी बना रहे थे तो इसका भी आपको प्लानिंग पॉलिसी में एक रोल बना, डिजाइन करना पड़ेगा कि ये क्या क्या काम करेगा। ये
काम जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक इसको पता नहीं है। आप खाली एक डंडा दे देंगे, एक बंदूक दे देंगे, वो गेट पे खड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी जी नहीं सर। होगा। वो उसको रोल बताना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या क्या रोल है। और देखिए, जी सर। अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस लगती है, ये स्टाफ की अटेंडेंस गेट पे ही लग जाती है। जैसे आपके यहाँ कॉलेज में हम स्टाफ रूम में आकर अटेंडेंस लगाते हैं, क्लास में क्लास टीचर आता है तो अटेंडेंस लेता है, या क्लास का फैकल्टी पढ़ाने आता है तो अटेंडेंस लेता है। बट इंडस्ट्री में क्या है कि इंडस्ट्री में ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे गेट एंट्री होगी आपकी गेट पर, ऑटोमेटिक अटेंडेंस वहां पे, आजकल तो सभी इंडस्ट्रीज बहुत ऑटोमेटेड हो गई हैं, तो कहीं थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं, कहीं रेटिना का इम्प्रेशन लेते हैं, कहीं साइन कराते हैं, और अलग जगहों पे अलग अलग व्यवस्था बनी है। लेकिन ये गेट पे ही हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट फाइनेंस तक जाएगा, क्योंकि पैसा अकाउंट सेक्शन में रीच करेगा। जी और सर। किस आधार पे करेगा? जो गेट पे, जो सिक्योरिटी ऑफिस पे, टाइम ऑफिस पे अटेंडेंस लगी। अब देखिए कैसे एसोसिएट हो गया। अगर ये सही काम नहीं करता गेट हमारा, कि टाइम ऑफिस मान लिया गलत अटेंडेंस लगा दी, तो यहाँ अकाउंट सेक्शन उसके गलत तरीके से पेमेंट कर देगा, क्योंकि जी अकाउंट सर। सेक्शन तो नहीं देख रहा है ना उसको, देख तो सिक्योरिटी सर। वाला रहा है, टाइम ऑफिस रहा है, वो कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितनी देर फैक्ट्री के अंदर रहा, ये सारी चीजें काम ये देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी ट्रेड को करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्लानिंग के बाद, प्लानिंग पॉलिसी के बाद सबसे पहले हम उसकी सिक्योरिटी और उसके बेसिक चीजों पे काम करते हैं। तो ये हम डिजाइन करते हैं कि सबसे पहले हमारा टाइम ऑफ डिजाइन होना चाहिए, कि जितने मूवमेंट होंगे, जितने इवेंट होंगे फैक्ट्री या शॉप के अंदर, उस पर नजर कौन रखेगा। जब हम कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री चलाना भी एक रोल प्ले करना है, कॉलेज चलाना एक रोल प्ले करना है, तो हमारा ध्यान पूरी तरह हमारे काम में लगा होता है। हम अगर काम से हटके अपनी सुरक्षा की तरफ दिमाग लगा देंगे तो हम अपना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम केवल परफॉर्म करने में लगे हुए हैं और हमारे साथ कोई दूसरा हमारा कंपटीटर, हमारा कोई हमसे ज्वेलर्स रखने वाला कोई व्यक्ति हमको डिस्टर्ब कर दे, तो भी हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये व्यवस्था यहीं पे डिजाइन करनी पड़ेगी। तो हमने बहुत अच्छा मटेरियल बना लिया, मटेरियल रात में चोरी हो गया, हम सुबह बेचेंगे क्या? हमने बहुत सारा मटेरियल स्टोर कर लिया, मटेरियल चोरी हो गया, या किसी ने मटेरियल को खराब कर दिया, तोड़ दिया। जैसे फार्मा में आइए आप, अब फार्मा में जो दवाइयां होती हैं वो सब टाइम बाउंड दवाइयां होती हैं, कितने दिन में एक्सपायर हो जाएंगी, इतने दिन में इनका ये कोई यूज नहीं रहेगा, इनका रखरखाव कैसा होना चाहिए। खैर रखरखाव तो स्टोर का काम है, लेकिन अगर वो दवाइयां गलत यूज हो जाए, गलत तरीके से यूज हो जाए, कोई आके रिप्लेस कर दे, कोई हरकत कर दे, तो ये उसका इंप्रेशन पूरी इंडस्ट्री पे आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये दूसरा सेक्शन जो होता है, प्लानिंग पॉलिसी के बाद हमारा पूरे सिस्टम को गवर्न करने के लिए, पूरे सिस्टम को गवर्न करने के लिए जो सेक्शन डिजाइन किया जाता है वो इंट्री सेक्शन होता है टाइम ऑफिस एंड सिक्योरिटी। हम टाइम ऑफिस की बात इसलिए करते हैं कि यहीं से चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो और चाहे मटेरियल का मूवमेंट हो, गेट से अंदर होगा और गेट से ही बाहर जाएगा। तो गेट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए और यहीं पे सिक्योरिटी कौन कहाँ लगेगी, कैसे काम करेगी, कैसे इंफॉर्मेशन पास आउट होगी, ये यहीं पे डिफाइन होता है। तो दूसरा काम तो ये होता है। अब तीसरा काम आता है, तीसरा भी है और आखिरी भी है, या हम इसे पहला भी कह सकते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस। किसी भी इंडस्ट्री की ये हम जितनी बातें कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? तो पैसा कैसे होगा, क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमको यहीं पे
डिसाइड करनी पड़ती है अकाउंट एंड फाइनेंस में। यहाँ पे इनका और इनका सीधे एसोसिएशन होता है डायरेक्ट। इन्होंने पॉलिसी और प्लानिंग बनाई है तो यही फंड अरेंज करके देंगे। अब जब ये फंड अरेंज करके देंगे तो फंड अरेंजमेंट के साथ साथ ये एक चीज और देंगे। पहला तो ये फंड अलॉटमेंट मिलेगा इसको, दूसरा एक्सपेंसेज की डिटेल मिलेगी, एक्सपेंसेज हेड वाइज कि किस किस हेड में कितना पैसा आपको खर्च करना है। ये प्लानिंग पॉलिसी में ही बनी हुई है कि हमने एक इंडस्ट्री चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया इशू किया, वो अकाउंट सेक्शन 1 करोड़ रुपया कैसे खर्च करेगा, मटेरियल पे कितना खर्च करेगा, मटेरियल परचेज पे, सैलरी पे कितना खर्च करेगा, इलेक्ट्रिसिटी या एडमिन एक्सपेंसेस कितने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मेंटेनेंस पे क्या खर्च आएगा। इन सबका हेड वाइज बजट 1 करोड़ रुपया है जिसमें कौन कौन कितना पैसा खर्च करना है। ये पहले पार्ट में हम प्लानिंग पॉलिसी बना करके देते। तो अकाउंट सेक्शन जो है हमारा वो इसको इनसे सीधे ले लेगा और उसी आधार पे काम करना चालू करेगा, क्योंकि अकाउंट सेक्शन किसी भी दशा में जो पहले से बजट उसको दिया गया है उससे अधिक खर्च नहीं करेगा। अगर करेगा तो पहले मैनेजमेंट की परमिशन चाहिए। आपको क्लियर हो रहा है? मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि आप कितना समझ पा रहे होंगे। किस क्लास के बच्चे हैं ये सब? आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? बोलो बच्चों। देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं जो है बहुत बेसिक चीज, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है, इसलिए आप अपने बारे में भी हमें बताते रहिए। आप लोग किस क्लास के बच्चे हैं? सर सर बीकॉम एमए थर्ड ईयर। इकोनॉमिक्स 3rd सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के? सर 3rd सेमेस्टर, एमए इकोनॉमिक्स 3rd सेमेस्टर। इकोनॉमिक 3rd सेमेस्टर के हैं, तब तो काफी कुछ समझना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब तो मेरे ख्याल से आप पढ़ते होंगे। फंड वगैरह अलॉटमेंट वगैरह पढ़ा है आपने? बजटिंग वगैरह पढ़ी है? यस सर। क्या होती है बजटिंग, कैसे की जाती है बजटिंग, पढ़ी है आपने? बताइए बजट क्या होता है? सर बजट एक वर्ष में हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो मतलब एक वर्ष को मतलब निर्धारित करके बनाया जाता है। अच्छा, कितना उसका यूज कैसे करते कितना हैं? एक्सपेंडिचर करना है, कितना। गुड गुड, बढ़िया बता रहे हैं आप, बताइए। सर मतलब किस किस सेक्टर में कितना कितना एक्सपेंडिचर मतलब गुड, एक्सपेंसेस देने हैं हमको, ये वेरी सब वेरी उसके गुड। लिए अलॉटमेंट होता है सर। यही मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये बजट इनको जो मिलेगा वो अकाउंट्स के पास बजट जो आएगा, तो अकाउंट्स ये किस डिपार्टमेंट में कहाँ कितना खर्च करना है ये पहले से प्लानिंग डिपार्टमेंट डिजाइन करके भेजता है। अब एक यहाँ पे बड़ी समस्या ये आती है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट पहले बना और ये सब बाद में बने, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट को कैसे मालूम चला कि ये चीजें होंगी? वो निश्चित तौर से किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी अच्छे इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट के पास जाता है और उससे अपनी बात करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, या वो स्टडी करता है, खुद बुक्स पढ़ता है, बुक्स पढ़ करके वो एक नॉलेज गेन करता है कि ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत तगड़े से होता है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कैसे होता है कि अगर हम एक छोटे से स्थान पे इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं और हमारा बजट भी बहुत थोड़ा है, लेकिन काम करने के लिए वो सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और हमारे पास उतना बजट नहीं है। तब हम कॉमन सेंस की बात जो कर रहे हैं वो ये होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जगह का सिलेक्शन करते समय कि सुटेबल कितनी हो जगह,
और हमारे बजट में हो। मैन पावर जो हायर करेंगे, हमको अच्छे कैलिबर की मैन पावर कम से कम पैसे में मिल जाए। देखिए ये कॉमन सेंस जिसकी इंडस्ट्री है उसी को लगाना पड़ेगा, कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लगा पाएगा। वो एक जनरल लेके चलता है कि आप पाइप की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपने कहा साहब 1 करोड़ का बजट है हमारा, तो क्या साहब ने 1 करोड़ नहीं, आपको कम से कम 2 करोड़ लगाना पड़ेगा, तो या 1 करोड़ में साहब इतना ये हो पाएगा। एडजस्टमेंट और कॉमन सेंस में बड़ा फर्क होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एडजस्टमेंट तो दे सकता है, लेकिन कॉमन सेंस आपको नहीं दे सकता। वो आपके अपने दिमाग की उपज होनी चाहिए कि कोई काम अगर हम 20,000 का वर्कर रखते हैं, हो सकता है हम 15,000 का वर्कर को रख करके काम करा सकते हैं, हमने 5,000 रुपए सेव कर लिया। कोई काम हम 4 आदमी से कर सकते हैं, हो सकता है हम 2 आदमी से कर सकते हैं। तो प्लानिंग करते समय कॉमन सेंस का इस्तेमाल जिसकी इंडस्ट्री है उसको खुद करना पड़ेगा। इसको मैनेजमेंट टीम कहते हैं। और ये मैनेजमेंट टीम जब ये डिसाइड करती है कि ये चीजें ऐसे होगी, उसको पेपर पर लाने का काम आपके कंसल्टेंट और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। हम उसको पेपर पे कैसे ले आए। तो ये जो बजटिंग बनी हमारी डिपार्टमेंट वाइज, तो जब हम काम कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है जब हम उस पर R&D करेंगे, उसका स्कोप निकालेंगे, उसकी मार्केट रिसर्च करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमको ये मालूम चलता चलेगा इतनी इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी और पूरे वर्ष में हम इतना खर्च करेंगे और इतना निकालेंगे। इसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट वो डिजाइन करेगा और डिजाइन करने के बाद फिर वहां पे अपॉइंटमेंट करेगा, क्योंकि ये सब तो बाद में काम करेंगे। सबसे पहले काम किसका चालू होगा? 1 और 3 नंबर का। यहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ प्लानिंग का इन्वॉल्वमेंट। 1 और 3 नंबर पर सबसे पहले एसोसिएट होंगे आपस में। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होगा, जो हमारे यहाँ क्या काम करता है कि हमें रिसोर्स उपलब्ध कराता है, वो अभी हम कागज पे रखेंगे, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट कोई नहीं चालू हुए हैं। अभी हमें ऐसी कोई मैन पावर नहीं ली है कि जो हमको इमीडिएट उसकी जरूरत है। अभी हमने कंसल्टेंट लिया, अभी हमने चार्टर्ड लिया, अभी हमने लॉयर लिया, तो हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही पार्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी बाहर बन रही है, हमारे पास नहीं बन रही है। हाँ, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बनवाने में जो इनपुट देना है, आउटपुट तो हमको कंसल्टेंट निकाल के देगा, बट जो हमें इनपुट देना है वो हमें पता होना चाहिए। वो हमारी खुद की R&D होनी चाहिए, हमारी एक खुद की टीम होनी चाहिए कि जाओ ये सब पता करके आओ। आगे चल करके अभी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहीं से बजट का निर्धारण होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल बजट दे दिए जाते हैं कि सपोज करिए एक GST डिपार्टमेंट है, उन्होंने GST डिपार्टमेंट से पूछा, वहां जो कमिश्नर बैठे होते हैं या सेक्रेटरी बैठे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि 1 साल में आपके डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च क्या आएगा, क्या काम होना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन आपके ऊपर कितना खर्च आएगा, पूरे प्रदेश के GST के स्टाफ की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च, कन्वेंस पे खर्च, SIB पे खर्च, जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेज हैं वो कितने आएंगे। तो हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी जाती है कि भाई तुम साल भर में कितना खर्च करोगे, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। यहाँ भी यही चीज है कि सब लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बना करके मैनेजमेंट को भेज देते हैं और भेजते बेसिकली अकाउंट्स को है, और अकाउंटमेंट मैनेजमेंट को बताता है कि ये चीजें आएंगी। लेकिन अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, अभी हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, अभी इंडस्ट्री हमने नहीं लगाई है, अभी हम केवल रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो एसोसिएशन हुआ किसका? भी केवल प्लानिंग का, प्लानिंग पॉलिसी और फाइनेंस का। फाइनेंस में भी अभी स्टाफ नहीं है, अभी केवल एक हमारा कंसल्टेंट जुड़ा हुआ है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चार्टर्ड के फॉर्म भी हो सकता है, लॉयर के फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्ट MBA स्टूडेंट हो सकता, मैनेजमेंट का विद्यार्थी हो सकता है,
वो कोई भी हो सकता है जिसको नॉलेज हो कि आप पाइप की फैक्ट्री लगाएंगे, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतनी बस्टिंग होनी चाहिए, ये वर्क स्कोप है, ये है, आप इसको पढ़िए, अपना कॉमन सेंस लगाइए, आप उसको बताइए इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, हम इसको ऐसे नहीं ऐसे चलाएंगे। ये सब करके जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तब इस पे काम चालू होगा। फिर पहले और दूसरा, फिर थर्ड स्टेप में टाइम एंड सिक्योरिटी आ जाएगा। अब यहां से अपॉइंटमेंट चालू होगा। अपॉइंटमेंट चालू होने के लिए सबसे पहले इनका एसोसिएशन होगा एज पर रिपोर्ट, क्योंकि अपॉइंटमेंट करने का राइट केवल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को है। वो जब हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे तो इनके जो काम होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के विद्यार्थियों को भी और काबर्स के विद्यार्थियों को भी दो चीजें बहुत कॉमन हैं। पैसे का इन्वॉल्वमेंट सब जगह है, सभी जगह पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जी सर। यानी कॉमर्स का स्कोप सब जगह है। अकाउंट सेक्शन में जो बच्चा बैठा है, जो हमारा क्लर्क बैठा है, जो हमारा ऑफिसर बैठा है, मैनेजर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, उसका सबसे ताल्लुक है, क्योंकि फंड का सोर्स ये है। और इन सब जगहों पे जो फाइनेंस तक के लोग बैठे हैं उनका सीधा सोर्स एचआर से है, क्योंकि एचआर ने अगर गलत अपॉइंटमेंट कर दिया, मान लीजिए एक बीए का विद्यार्थी है और उसको फाइनेंस का ज्ञान नहीं है, एचआर ने अपॉइंट करके अकाउंट से बैठा दिया, अब अकाउंटिंग टर्म ही उसको नहीं मालूम है, तो आउटपुट क्या देगा? वो जीरो हो जाएगा। तो इसका एसोसिएशन इसके साथ इस तरह से होता है, और इसका सारे डिपार्टमेंट के साथ इसलिए है कि सबको पैसा यही देगा, एचआर को भी। तो आगे कल जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो हम अकाउंट, सिक्योरिटी, टाइम ऑफिस और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये चार चीजें कैसे आपस में काम कर रही हैं वो हम आपको अब नेक्स्ट क्लास से बताएंगे। यहां तक का आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। बताइए। यस सर। अगर आपसे हम जी पूछे सर। कहीं जा करके, कहीं आप इंटरव्यू में गए हों और हम पहला वाला क्वेश्चन फिर दोबारा आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड हाउस, आप क्या बताओगे? सर जो खाना सर जो जी। खाना बनता है निर्माता सब में बेचता है में। अब बेटा आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा चलिए, आप बता रही है तो इसका मतलब आपने इसको सुना अच्छे से। बाकी सब बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। चलिए, तो हम आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो हम आपको उसके आगे बताएंगे। सर ठीक है? हाँ। कुछ बच्चों को मैं 5 मिनट लेना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप एक चीज ये बताइए, जो आपको पोर्टल दिया हुआ अभी तक आपने लॉगिन किया है कि नहीं किया है? सर अभी रहा है। बोलो बच्चों। हेलो सर, हाँ? मैंने क्या चीज? जी? वो भी रहा है सर। सभी उसमें बोलिए, सब लोगों ने अभी खोला कि नहीं खोला पोर्टल? देखो बच्चा, ये कंप्यूटर युग है, आने वाले समय में कंप्यूटर देवता की पूजा होगी। अभी अभी तो शुरुआत है। तो देखिए, मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं ही आपको अपने मोबाइल से ही स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का लॉगिन है, आप खुद लॉगिन करके देखें, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे हैं ये ऑलरेडी सारा चीजें है आपके पास। जैसे कि आप स्कूल में आके पढ़ते हैं बुक्स में, ठीक है, फिर टीचर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज समझाता है, वैसे ही सर भी ऐसे कर रहे हैं। जी सर। जब तक कि आपको टॉपिक पता नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या चीज है, सर तो पढ़ा के चले जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल में एग्जामिनर्स आते हैं। अगर किसी एग्जामिनर ने यही पूछ लिया कि टाइम ऑफिस और सिक्योरिटी क्या है, आपने तो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, आप वहां पर ब्लैंक हो जाएगी, तो उसमें एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपने खाली कॉपी पेस्ट किया है। समझ गए बच्चों? तो इसीलिए आपको सर। ध्यान से चीजें जी सर। समझनी है। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके 5 मिनट का टाइम लूंगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पोर्टल लॉगिन करना है। अगर लॉगिन डिटेल नहीं है तो आप अपने टीचर्स को, अमित जी को और अरुण जी को पूछेंगे लॉगिन्स के लिए, हम आपको लॉगिन्स प्रोवाइड करवा देंगे।
ओके आप ठीक है, यहाँ मैं से स्क्रीन रेजिस्टर कर शेयरिंग सकते हैं, यहाँ सर भी क्या कर ये सकते एप्लीकेशन हैं। फॉर्म में अवेलेबल यहाँ है? पे एडमिन ऑफिस बैठा हुआ है पीछे, आपकी मदद करने के लिए। आप उनसे पूछेंगे, वो भी बताएंगे आपको। मैं ठीक स्क्रीन है। शेयरिंग कर दे रहा हूँ 5 सर क्या ये विद्या ब्रिज जो है सर पोर्टल है एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे? नहीं नहीं, ये तो ये कोई बेचने की चीज थोड़ी है जो अवेलेबल होगा। ये तो आपको पोर्टल दीपक पे जाके लॉगिन करिए अपना, आज ही दीपक आपको यस मिला हो। मेरी ओके सर। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, मिल रही है। यस सर। ठीक है, देखो ये यूआरएल है, ये आई स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं। ये यूआरएल है vidyabridge.bsninfotech.net। ठीक है, जैसे आप करोगे वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। ऊपर राइट हैंड साइड में 3 बार्स है, इसको आप क्लिक करने के बाद लॉगिन पे जाओगे, स्टूडेंट लॉगिन। जी ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे को एक स्टूडेंट का लॉगिन है, स्नेहा श्रीवास्तव का। ठीक है, उसका यूजर नेम पासवर्ड मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। ठीक है, फिर उसका पासवर्ड, आपके पास सारी चीजें, पासवर्ड आपके मेल पे ऑलरेडी आया हुआ है। आप अपना मेल से सब लोग मेल चेक जी करें सर। सबसे पहले। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आपको डिटेल्स विद्या ब्रिज भी दे देंगे और हम लोग भी उनसे मांग के हम आपके साथ शेयर करवा देंगे। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका नाम आएगा यहाँ पर स्नेहा श्रीवास्तव, और आपका कौन सा आपने टॉपिक सिलेक्ट किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जी गेट सर। स्टार्ट पे आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका सेल्फ लर्निंग है, जो सर पढ़ा रहे हैं वही पीडीएफ भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, वीडियो कंटेंट भी मिल जाएगा। यस यस यस। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये चीज आपको, अब जैसे कल क्लास नहीं है तो आपको आज से लेके कल तक नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है। आप जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, अब टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड देयर ऑपरेशन सर समझा ही रहे, आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो लाइव क्लासेस है आपकी, लाइव क्लासेस पे आप जाओगे तो जो आपको पीछे की अगर क्लासेस देखनी है, पास क्लासेस में जाके आप यहाँ पर रिकॉर्ड क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपको पिछले का इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? आई एम करेक्ट सर? जी कुछ सर। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है? क्योंकि आप ज्यादा जान सकते हैं, मैं जस्ट आपने बिल्कुल सही समझाया, हालांकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ। इसके लिए बाकायदे टीम बैठी है। आपके पास एक नंबर मिला होगा, आपके मेल आईडी पे आया होगा, आप टीम से पूछेंगे, टीम पूरा समझा देगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, एक बार आपको 2 मिनट लगेगा करने में सभी बच्चों को। और वैसे विजय जी ने बहुत अच्छा समझाया है, हर तरीके से चीजें क्लियर कर दी है, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात विजय जी ने बताई है कि अब एग्जामिनर भी बहुत प्रैक्टिकल लोग आ रहे हैं। वो जमाना चला गया कि आप एग्जामिनर को हाँ हूं करके जवाब दे देंगे। वो क्वेश्चनर ऐसे ही करेगा, टाइम ऑफ सिक्योरिटी क्या है, कैसे काम करता है, या उसने पूछ लिया कि इसका एचआर से क्या संबंध है, तो आप कैसे समझाओगे। इसलिए आप जो बैक में रखा है आपके पास मटेरियल, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चनर तैयार करिए। आप लोग जैसे अगले क्लास में हमसे मिलेंगे तो आपके क्वेश्चन कम से कम 2, 4, 5 बने होने चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आई हमसे आप पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है? ओके सर। चलो बच्चों, ठीक है विजय जी, ओवर करते हैं आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके, जी, बाय बाय। ओके।